बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय हुआ गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल कमजोर पड़ गया है। इसके चलते बिहार की मौसमी दिशाओं पर इसका कोई भी असर पड़ने की संभावना बिल्कुल कम हो गई है। हालांकि रेमल तूफान के आंशिक प्रभाव के चलते उत्तरी और फिर पूर्वी बिहार में मंगलवार को कुछ एक जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि रेमल तूफान के आंशिक प्रभाव के चलते उत्तर और पूर्वी बिहार में कल कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना थी। हालांकि बारिश नहीं हो पाई है। आज फिर से गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज बुधवार को खास तौर पर नवादा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, कटिहार, शेखपुरा, पश्चिमी चंपारण, बांका, सीतामढ़ी, भागलपुर आदि जगहों पर आज फिर से गर्मी लोगों को सताएगी। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक रेमल के इस नाम मात्र के प्रभाव के चलते कई जगहों पर हल्की सी पारा में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज फिर से भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। वहीं पर रोहतास, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, सिवान और अरवल जिले में आज भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी आज पड़ेगी। दोस्तों काराकाट में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लिए वोट मांगा है और कहा कि राजा की तरह जिता करके इसे संसद में भेजिए। आपको बता दें कि बिहार की हॉट काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होगा। जहां काराकाट सीट से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। जहां पवन सिंह की एंट्री के बाद इस पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। साथ ही भोजपुरी एक्टर के आने से एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मंगलवार को यानी कि कल भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लिए वोट मांगा है। जहां पवन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की है। सभा के माध्यम से खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को जिताने की अपील की है। रैली में आए लोगों से कहा कि पवन सिंह को राजा की तरह जिता करके यहां से सांसद बना करके भेजिए। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि पवन सिंह इसलिए जरूरी है कि पवन सिंह आपकी आवाज है। सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि जीतने के बाद संसद में भी पवन सिंह गरजेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 5 साल नहीं बल्कि जब तक धरती रहे तब तक काराकाट का नाम होता रहे, तो पवन सिंह को राजा की तरह जिता करके सांसद में बनाइए। उन्होंने कहा कि आज जब नेताओं से लोगों का मन उचट गया है तो फिर हम लोग जैसे गायक अभिनेता सामने आ रहे हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है। इस दौरान समर्थकों ने पवन सिंह तथा खेसारी लाल यादव को चांदी का मुकुट पहना करके स्वागत किया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिहार पहुंचे। जहां कल बिहार पटना साहिब इस लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान विपक्ष से पहले दहशतगर्द पर जमकर बरसे। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी दंगाई थे उसका राम नाम सत्य हो गया है। जहां उनको हमने कब्र में भेज दिया है। जहां उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस राजद के शासनकाल में सुबह की शुरुआत घोटाले से होती थी और शाम होते होते बड़ी ब्लास्ट की खबर आती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में दहशतगर्द और नक्सल दोनों का सफाया कर दिया गया है। इसलिए पूरा देश कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सभी लोग राम के दर्शन करने आइए, सारी व्यवस्था हम करा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये नया भारत है। यहाँ अब एक पटाखा भी फूटता है तो फिर पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि इस धमाके में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। जहाँ हम सभी अयोध्या और फिर काशी पूरा कर चुके हैं, अब मथुरा की तरफ थोड़े थोड़े आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि कृष्ण कन्हैया के काम को राजद नहीं कर सकती। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसते हुए कहा कि राजद कांग्रेस की सरकार बिहार में क्या की जब पहले पहचान की संकट थी। उन्होंने कहा है कि राजद एक बार फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहती है। जो वे चाहते हैं कि बिहार में अंधेरा रहे। पहले ना बेटी सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी सुरक्षित था। 2017 के पहले यही स्थिति यूपी में थी। इसीलिए 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। दोस्तों दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी बिहार आकर के बिहारियों को लठ बजाने की धमकी दी है। आपको बता दो कि बिहार के नेताओं को धमकी दी है लाठी बजाने की, यानी कि मारने की धमकी दी है, आप यूं कह सकते हैं। आपको बता दो कि मनोज तिवारी ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन वालों पर लठ बजने वाले हैं। जी हां, आपको बता दो कि एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी बात कह दी है। मनोज तिवारी ने कहा है कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस के अंदर ही अंदर खूब लठ बजने वाले हैं। 2024 चुनाव के बाद राहुल
गांधी जी अगले 24 साल तक कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहेंगे। मनोज तिवारी ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि जो भी कहते हैं वे सोच समझ करके कहते हैं, वह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में आखिरी चरण के तहत 8 संसदीय सीटों पर 1 जून को लोकसभा का मतदान होना है। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें नालंदा जनरल, पटना साहिब जनरल, पाटलिपुत्र जनरल, आरा जनरल, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीट पर मतदान होगा। इसके बाद सभी राउंड के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। यहाँ बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। दोस्तों 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव ने बताया है कि बीजेपी को 2019 की तुलना में करीब 55 सीटों पर नुकसान हो रहा है। जी हाँ, योगेंद्र यादव ने राज्यवार तरीके से बताया है कि बीजेपी को कहां कितना नुकसान हो रहा है। एक चैनल से बातचीत में योगेंद्र यादव ने बताया है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी को राजस्थान और गुजरात में भी 10-10 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। योगेंद्र यादव का ये दावा बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। जब दिल्ली और फिर हरियाणा में भी 2019 की तुलना में 10 सीटों कम मिलने की संभावना है। योगेंद्र यादव के मुताबिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को यूपी में 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। एनडीए ने 2019 में यूपी में 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। उधर योगेंद्र यादव ने बिहार में 15 सीटों के नुकसान की आशंका जताई है। आपको बता दूं कि बिहार में 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। जय योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को कम से कम 55 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। योगेंद्र यादव ने अनुमान जताया है कि बीजेपी को 240 से 260 सीट मिलेगी। एनडीए के बाकी सहयोगियों को 35 से 45 सीट के बीच मिल सकती है। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस को 50 से 100 सीट के बीच सीट मिलने की संभावना जताई है और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 सीट मिलने का दावा किया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में हर 5वां व्यक्ति कैंसर की चपेट में है। जी हाँ, आपको बता दूं कि 40 साल से कम उम्र के पुरुषों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। वहीं एक रिसर्च में पाया गया है कि भारत में कैंसर की बीमारी अब युवाओं को भी अपने चपेट में ले रहा है। इस नई रिसर्च के अनुसार देश में कैंसर के 20% से अधिक मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। यह स्टडी दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन द्वारा की गई है। रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर से पीड़ित और 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में 60% पुरुष हैं, जबकि 40% मरीज महिलाएं हैं। इनमें सबसे अधिक केसेस सिर में कैंसर और गले में कैंसर के पाए गए हैं। इसके बाद पाचन तंत्र से जुड़े हुए कैंसर के मामले मिल रहे हैं। ये तादाद 16% रही है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर के मामले में 15% और ब्लड कैंसर के मामले में 9% तक पाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं, किस कारण की वजह से कैंसर बढ़ रहे हैं। कैंसर के मामले में आपको बता दें कि संस्थान के वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट आशीष गुप्ता के अनुसार देश में लोगों में मोटापे बढ़ने की समयावधि गंभीर तरीके से बढ़ी है। इस तरह लोगों के खाने पीने की आदतों में बदलाव, खास करके पैकेट फूड खाने और फिर तेल मसाला खाने की आदतें लोगों में कैंसर के बढ़ने के खतरे से जुड़े हुए हैं। जो उन्होंने आगे कहा है कि कम उम्र के लोगों में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने और फिर तंबाकू और अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि भारत में पाए जाने वाले कैंसर के सभी मामलों में से केवल 27% केसेस का पता पहले या फिर दूसरे चरण में चल पाता है। वहीं पर 63% मामले कैंसर के 3rd स्टेज या फिर आखिरी स्टेज में सामने आते हैं। यह डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि कैंसर की बीमारी का देर से पता चलने के पीछे इसके टेस्ट कराने के प्रति लोगों की लापरवाही और फिर कम जागरूकता हो सकती है। आपको बता दूं कि ये स्टडी यानी कि ये रिसर्च 1 मार्च से 15 मई के बीच कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने वाले 1368 कैंसर मरीजों पर की गई थी। दोस्तों सुबह का समय होने की वजह से स्कूल जाने की जल्दबाजी में विद्यार्थी बिना कुछ खाए पिए ही स्कूल चले जाते हैं, या इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया मंगलवार को औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मदनपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित इलाकों में दक्षिणी उमगा पंचायत के छालीदौर गाँव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में हुआ है। यहाँ भूखे ही स्कूल जाने की वजह से 3 छात्राएं बेहोश हो गई। आपको बता दूं कि इसके बाद आनंद फराण में स्कूल में ही प्राथमिक उपचार के बाद तीनों छात्रों को हालात गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह और फिर डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य जांच कर रही थी। इसी दौरान मध्य विद्यालय छालीदार के शिक्षकों ने सूचना दी कि उनकी स्कूल की 3 छात्राएं अचानक बेहोश हो गई है और बीमार है। जिसके बाद टीम द्वारा फर्स्ट एड और फिर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर के इलाज किया गया।
दोस्तों, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पवन सिंह इन दिनों प्रचार में लगे हुए हैं। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इतनी है कि वे जहां भी जा रहे हैं वहां फैंस की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, जहां फैंस उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। पवन सिंह भी प्रचार में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पवन सिंह का प्रचार के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपना कुर्ता ही उतार करके एक लड़के को पहना दिया। इसके बाद उस लड़के ने जो किया वो रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि वायरल वीडियो में पवन सिंह स्टेज पर एक लड़के को बुलाते हैं, इसके बाद अपना लाल कुर्ता उतार करके उसे पहना देते हैं। जब वे अपना कुर्ता उस लड़के को पहना देते हैं तो फिर लोग खूब होटिंग करने लगते हैं। जैसे ही वे लड़के को कुर्ता पहना देते हैं तो फिर उसके बाद वे पवन सिंह के गाल पर किस करते हैं, जिसके बाद पवन सिंह खुश हो जाते हैं। जहाँ पवन सिंह के इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं। जहाँ एक ने लिखा है कि काराकाट से आपकी जीत पक्की है, वहीं दूसरे ने लिखा है कि काराकाट के लोगों का सौभाग्य है कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वरना काराकाट को जानता कौन था। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो आर्थिक राशि मिलती है, जो पैसे मिलते हैं 2000 रुपए 4 महीने पर, उससे कई किसानों को बेहद लाभ पहुंचता है। इसीलिए बहुत से किसान इंतजार करते हैं कि आखिर उनका अगला किस्त कब आएगा। तो फिलहाल किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। जो आपको बता दें कि 28 फरवरी 2024 को सरकार के द्वारा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में इस योजना की 16वीं किस्त भेजी गई थी। अनुमान है कि योजना की 17वीं किस्त मई के आखिर तक आ सकती है, यानी कि इस महीने के आखिर तक। कोई भी लाभार्थी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन के द्वारा चेक कर सकते हैं। वो कैसे, हम आपको भी बता रहे हैं ना। तो आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट है www.pmkisan.gov.in/ इस पर जाना होगा आपको, इस वेबसाइट पर। इसके बाद नो योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद कैप्चा दर्ज करना होगा। फिर गेट ओटीपी क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसे दर्ज करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की स्टेटस आ जाएगी। आपको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर अगला किस्त कब आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के मुजरा वाले बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की विपक्ष के वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है, इसको लेकर के उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जब चीन के सैनिकों ने कथित तौर पर भारतीय क्षेत्र के लगभग 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया तो फिर पीएम क्या चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में संबोधित करते एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही है और कहा है कि पिछले सप्ताह उसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के शब्दों को याद किया जब उन्होंने विपक्ष पर वोट जिहाद में शामिल मुसलमानों के लिए मुजरा करने का आरोप लगाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने मुजरा की बात की तो फिर असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है कि पिछले 3 साल से चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। मोदी जी, आप चीन को हटा नहीं रहे हैं तो फिर क्या चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे। दोस्तों, कल पटना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद राजद लालू परिवार का नाम लिए बिना उस पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहने के लिए बिहार में हमारे समाज के लोगों की आबादी 15% है, लेकिन जब लाभ की बारी आती है तो फिर फायदा सिर्फ एक ही परिवार को मिलता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक झटके में गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ झूठा है। गांधी और नेहरू परिवार की 5 पीढ़ी प्रधानमंत्री रही लेकिन गरीबी नहीं हटा। अब एक झटके में गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है, लोकतंत्र का वर्तमान समय कुछ अलग करवट ले रहा है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टियों के लोगों को देखने की जरूरत है, जहाँ दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रामकृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया है। उनको आशीर्वाद देने का मतलब माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी आशीर्वाद है। दोस्तों, रेलवे का हालात काफी ज्यादा खराब है। लोगों को अपनी कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही है। वहीं पर एक शख्स ने ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के AC3 कोच में बिना टिकट यात्रियों के भीड़ लगाने वालों का एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को ट्रेनों में चढ़ने और फिर अपनी कंफर्म सीट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। AC3 पर सामान्य यात्रियों का कब्जा हो गया है, किसी को किसी भी नियम की परवाह नहीं है। यात्री विजय ने कहा है कि उन्होंने अपनी परिवार के लिए 8 सीटें बुक की थी,
लेकिन केवल 6 तक ही पहुंच पाए, क्योंकि बिना टिकट यात्रियों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया था। जहां उन्होंने कहा है कि मैंने अपने और फिर अपने परिवार के लिए 8 सीटें बुक की थी, लेकिन केवल 6 तक ही पहुंच पाई है, क्योंकि सामान्य यात्रियों ने ट्रेन का पर कब्जा कर लिया था। जनरल टिकट वाले भी AC 3 में हैं और फिर बिना टिकट वाले भी AC 3 में हैं। कुछ लोगों से बात करने के दौरान मुझे पता चला है कि परीक्षाएं चल रही है। दोस्तों, पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसको लेकर के खेसारी लाल यादव आज प्रचार करने के लिए पहुंचे थे पवन सिंह के लिए। इसी बीच खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की भी सभा में भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली। जब वहीं पर लोगों की भीड़ पवन सिंह के काफिले में शामिल महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ियों के छत पर चढ़ गई, जिस कारण गाड़ी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस दौरान समर्थकों को गाड़ी से हटाने के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। जब लोगों के महंगी लग्जरी कार के छत पर खड़े हो जाने से कार की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल रोहतास काराकाट के विक्रमगंज के इंटर कॉलेज के मैदान में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के समर्थन में अभिनेता खेसारी लाल यादव पहुंचे थे। इसी दौरान खेसारी लाल यादव के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू होती नजर आई। लोगों की भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम को जल्द समाप्त कर दिया गया। पुलिसकर्मी भी इस दौरान बेबस नजर आए। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को उन्हीं की स्टाइल में जवाब देते हुए तंज कसा है। जीतन राम मांझी मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। जीतन राम मांझी सोशल मीडिया पर लिखा कि 4 जून को इंडी वाले के आंसू गिरेंगे धकाधक धकाधक धकाधक। ईवीएम पर आरोप लगेगा फटाफट फटाफट फटाफट। कईयों को मिर्गी आएगी चटाचट चटाचट चटाचट। आपको बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। वे पीएम मोदी और एनडीए के नेताओं पर हमलावार हैं। जहां हाल ही में उन्होंने कहा था कि माहौल एकदम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी हो गई है सफाचट सफाचट सफाचट। वहीं पर इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तेजस्वी यादव के इसी अंदाज पर जीतन राम मांझी हमला बोला। दोस्तों, पंचायत वेब सीरीज का 3रा सीजन रिलीज हो चुका है। जब पिछले 2 सीजन में आपने पंचायत सचिव जी यानी कि जीतू भैया का जलवा तो देखा ही होगा। जब जीतू भैया के कैरेक्टर के पॉपुलर होने के बाद लोगों में पंचायत सचिव पद को लेकर के जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ गई है। जब पंचायत सचिव या फिर ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती पंचायत राज विभाग के अंतर्गत होती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया और फिर सैलरी में अंतर होती है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में पंचायत सचिवों की भर्ती कैसे होती है और उसकी सैलरी कितनी होती है। आपको बता दूं कि बिहार में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग निकालता है। इसके लिए 12वीं पास और उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बिहार में पंचायत सचिव की सैलरी 21,700 रुपए से 69,900 रुपए होती है। दोस्तों, बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 3 बार हार का सामना कर चुके लालू प्रसाद यादव का परिवार इस बार यहां से राजद प्रत्याशी मीसा भारती की जीत सुनिश्चित करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा की मौजूदा सदस्य मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी है। ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बिहार की राजधानी पटना की और फिर उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों को शामिल करने के अस्तित्व में आया था। इस लोकसभा सीट के सृजन के बाद से ही लालू प्रसाद का परिवार यहाँ से जीत दर्ज करने में विफल रहा। जहां साल 2019 से ही लालू प्रसाद और मीसा भारती इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, पर इस परिवार को हमेशा बगावत करने वाले अपने ही विश्वास पात्र लोगों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया, पर उन्हें उनके कभी विश्वास पात्र रहे रंजन प्रसाद यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। राजद से बगावत करने के बाद रंजन प्रसाद यादव ने जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर लालू को चुनौती दी थी। जब लालू के कभी काफी करीबी रहे रंजन प्रसाद यादव राजद छोड़ करके उनके धुर विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल हो गए थे और उनके हाथों यह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद साल 2014 आता है और साल 2014 में मीसा भारती यहाँ पर किस्मत आजमा रही थी, लेकिन साल 2014 में भी लालू प्रसाद यादव के विश्वास पात्र रहे कभी विश्वास पात्र रहे रामकृपाल यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि फिर से साल 2019 में रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हुए, दोनों के बीच टक्कर थी, लेकिन रामकृपाल यादव यहाँ से फिर से जीतने में कामयाब हो गए। अब 2024 का चुनाव है। आपको बता दो कि रामकृपाल यादव बीजेपी से हैं, तो वहीं पर आरजेडी से मीसा भारती चुनावी मैदान में हैं, दोनों आमने सामने हैं। रामकृपाल यादव वही रामकृपाल यादव है जो कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। जी हाँ, एक दूसरे से हमेशा दिल की बातों को शेयर करते थे लालू प्रसाद यादव से, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के लिए रामकृपाल यादव मुसीबत बन गए हैं। अब देखना होगा कि साल 2024 में यानी कि इस बार के चुनाव में रामकृपाल यादव फिर से तीसरी बार अपना सीट बचा पाती है या
फिर राजद से मीसा भारती यहाँ पर कामयाब होगी, ये तो फिर 4 जून को ही पता चलेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने मीडिया में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम लोग एनडीए के वफादार हैं और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही ये भी दावा किया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी 40 की 40 सीटें जीतने जा रही है। आरएलजेपी नेता पशुपति पारस ने कहा कि हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी हमेशा हमारे नेता थे और भविष्य में भी रहेंगे। हम 48 साल से बिहार में राजनीति कर रहे हैं। ये सही है कि हमारी पार्टी को न्याय नहीं मिला, फिर भी हम कहते हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। जब पीएम मोदी की देश में लहर चल रही है, जब 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने सबके हित में काम किया है, देश ही नहीं बल्कि विश्व में लोग जानते हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग संगठन से जुड़े लोग हैं, जब राजनीति करने वाले साधु का जमात तो नहीं होगा, लेकिन राजनीति वसूल से की जाती है। जब देश के हित में हम एनडीए के साथ हैं, हमें एक भी सीट नहीं मिली, पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब 6 तारीख को हम लोगों को की पार्टी मीटिंग बुलाया गया तो फिर 36 जिला अध्यक्षों के साथ गए और जिसकी तरफ आपका इशारा है उसे 5 सीट मिली, लेकिन उसके 22 लोग भाग गए। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी के साथ मेरी कोई भी डील नहीं हुई है। बिहार के हॉट काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह जनसंपर्क और फिर चुनावी सभाओं के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को रोहतास जिले के विक्रमगंज इंटर स्कूल खेल स्टेडियम में चुनावी जनसभा में पवन सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव ने आमजनों से वोट मांगा। इस दौरान पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, समर्थकों ने चुनावी सभा के मंच को थिएटर बना दिया और भोजपुरी गाने की धुन पर मंच पर जम करके नाचे। वहीं पर खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि पवन सिंह शुरू से मददगार रहे हैं तथा जरूरतमंदों को काफी मदद भी पहुंचाए हैं। यही जज्बा काराकाट के लोगों को भा रहा है। पवन सिंह बड़े भाई हैं, काराकाट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें जिता करके संसद में भेजिए। आपको बता दो कि काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। इस सीट पर एनडीए ने चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन से राजाराम कुशवाहा चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह इन दोनों उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों, पूर्व सांसद पप्पू यादव का एक आदमी बताकर के मरीज के परिजनों से ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दो कि ठगी के शिकार हुए मरीज के परिजनों का आरोप है कि दलाल ने पहले ऑपरेशन करने के नाम पर उनसे 1500 रुपए ऐंठ लिए। अब आज फिर से जांच के नाम पर 1000 रुपए की मांग कर रहा था। मामला बिहार के पूर्णिया से सामने आया है। आपको बता दो कि इसके बाद उनका शक गहरा हुआ। पूछताछ में पप्पू यादव का आदमी बताए जाने पर बात पूरी तरीके से फर्जी निकली। इसके बाद लोगों ने दलाल को पकड़ करके डायल 112 की पुलिस के हवाले कर दिया। ठगी का ये पूरा मामला जीएमसीएच पूर्णिया के पुरुष सर्जिकल वार्ड से हुआ है। ठगी के शिकार होने वालों की पहचान पश्चिम बंगाल के पांजीपरा निवासी सोहराब आलम के रूप में हुई है। जब आपको बता दूं कि ठगी के शिकार हुए मरीज सोहराब आलम की मां असगरी बेगम ने बताया है कि 24 मई को ट्रेन की चपेट में आने से बेटे का हाथ कट गया था। इसके बाद वह पूर्णिया के बेटे को इलाज के लिए जीएमसीएच ले गया था। इसी दौरान एक दलाल आया और उसने खुद को पप्पू यादव का आदमी बताते हुए बेहतर तरीके से इलाज कराने का हवाला दिया। जब वो उसकी बातों में आ गए और उनसे पैसे की डिमांड की गई तो पैसे भी दे दिए, लेकिन फिर से दूसरे दिन और भी पैसे की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के इन लोगों को शक हुआ कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जब पता चला तो इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि ये कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई यहाँ के कोई स्टाफ या फिर मरीज है। ये तो फर्जी है, फ्रॉड है। दोस्तों, खबर अररिया से सामने आई है। आपको बता दूं कि अररिया शहर में लाइट नहीं रहने से रविवार की देर रात लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और काफी संख्या में लोग बिजली विभाग के पावर स्टेशन पहुंच करके जम करके हंगामा करने लगे। हंगामा के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पर आक्रोशित लोगों ने बिजली पावर हाउस पहुंच करके पूरे जिले की बिजली को कटवा दिया। लोगों का कहना था कि जब उनके यहाँ बिजली नहीं रहेगी तो फिर कहीं भी बिजली नहीं रहेगी। लोगों का आरोप था कि उनके यहाँ पिछले 4-5 दिन से रात के समय बिजली नहीं रहती है, जिससे उन्हें इस गर्मी में परेशानी होती है। यह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच करके नगर थाना की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करवाते हुए बिजली व्यवस्था फिर से बहाल करवाया। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग को लेकर के सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज नालंदा में पार्टी प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में रोड शो किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर एक बार फिर से लालू फैमिली रही। अपने गृह जिला नालंदा में पार्टी उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला फिर से बोला है। उन्होंने कहा कि जब हमें मौका मिला तो फिर हमने काम करके दिखाया, लेकिन जब उन लोगों को 15 साल तक
मौका मिला तो क्या किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 साल सीएम रहने के बाद जब हटने लगा तो फिर अपनी बीवी को बना दिया, 9 को बाल बच्चा पैदा कर दिया। क्या इतना बाल बच्चा कोई पैदा करता है? जब बिहार में कितना ऐसा लोग है जो इतना बाल बच्चा पैदा किया होगा, जब कभी बेटा को कभी बेटी को बनाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा कि काम हम किए और प्रचार वो कर रहा है कि सब काम हम किए हैं। जब बीच में हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। हम और फिर भाजपा मिलकर के लगातार विकास का काम किए हैं, हम आगे भी भाजपा के साथ रह करके काम करेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून को जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया है कि बिहार की सियासत में 4 जून के बाद फिर से बड़ी उलटफेर हो सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए तमाम सियासी दलों की तरफ से एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ बीजेपी और फिर एनडीए दावा कर रहे हैं कि देश में 400 से अधिक सीटें हासिल करके केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का दावा है कि देश में अगली सरकार इंडी गठबंधन की बनने जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन की। वहीं पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि देश में 4 जून के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लालू के इस दावे के ठीक बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने दूसरा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार करके महागठबंधन के साथ नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कहने पर कि 4 जून के बाद देश में नया दौर शुरू हो पाएगा, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सफाचट हो जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं कि नया दौर आएगा। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और फिर अपने पार्टी को बचाने के लिए वे भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदल दिया था। जिस तरह से वे बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ चले गए थे, ठीक उसी तरीके से महागठबंधन का साथ छोड़ करके फिर से एनडीए में वापस लौट गए थे। जहां नीतीश के पाला बदलने के बाद आरजेडी और कांग्रेस बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई थी। जहां अब एक बार फिर से तेजस्वी ने दावा किया है कि नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में मंगलवार का दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। जब पटना सहित सभी 38 जिलों में प्रचंड गर्मी और फिर चिलचिलाती धूप से लोग दिन भर परेशान रहे। भीषण गर्मी के कारण लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बिहार में सबसे ज्यादा गर्म कल औरंगाबाद, गया और डेहरी में देखने को मिला, जहां सबसे अधिक तापमान औरंगाबाद में दर्ज किया गया। औरंगाबाद में 47.7 डिग्री तापमान से लोग कल दिन भर परेशान रहे। जहाँ औरंगाबाद में कल रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखने को मिली है, 47.7 डिग्री। जी हाँ, गर्म पछुआ हवा के साथ दक्षिण बिहार के जिलों में मंगलवार को आसमान से पानी की जगह आग बरसा है। जहां कल औरंगाबाद में सबसे गर्म दिन रहा। जहां गया में 46.8 डिग्री, अरवल में 46.9 डिग्री, सासाराम में 46.5 डिग्री, पटना में 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र का महापर्व जारी है। वहीं बिहार भी लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए तैयार है। जहां अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और फिर गतिशील राजनीतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध बिहार मतपेटी के माध्यम से देश की नीयत को आकार देने में सबसे आगे है। वहीं पर बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान की तारीख 1 जून निर्धारित है। इस चरण में राज्य में यानी कि बिहार में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र शामिल है, जहाँ वोट डाले जाएंगे। आगामी चुनाव में बिहार की कई सीटों पर जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा। नालंदा में सीपीआई-एमएल के संदीप गौरव का मुकाबला सीधे जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार से होगा। ये सीट नीतीश कुमार का गर्व माना जाता है। कौशलेंद्र कुमार लगातार यहां से जीत रहे हैं। इस बीच पटना साहिब में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशुल अभिजीत कुशवाहा भाजपा से के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के गर्व कहे जाने वाले इस सीट पर पार्टी का बोलबाला 2009 से कायम है। वहीं पर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में राजद की मीसा भारती और भाजपा के राम कृपाल यादव के बीच कड़ा मुकाबला होगा। राम कृपाल यादव भी अभी भी सांसद है। मीसा भारती इससे पहले इसी सीट पर उनसे 2 बार हार चुकी है। आरा में सीपीआई-एमएल के यशोदामा प्रसाद का मुकाबला बीजेपी के आर.के. सिंह से होगा। 2014 से इस सीट पर आर.के. सिंह जीतते आ रहे हैं। बक्सर सीट पर राजद के सुधाकर सिंह का मुकाबला भाजपा के मिथिलेश तिवारी से होगा। अश्विनी कुमार चौबे की जगह इस बार भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। सासाराम में कांग्रेस के छेदी पासवान का मुकाबला बीजेपी के
शिवेश राम से होगा। छेदी पासवान को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। काराकाट में सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुकाबला होगा। हालांकि भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जहानाबाद में जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद के खिलाफ सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी हाल में सत्ता में रहना चाहती है, लेकिन वे सरकार गरीबों को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहती है। मुकेश सहनी ने ऐसी सरकार को दिल्ली की सत्ता से हटाने की अपील करते हुए कहा कि इस सरकार की नीतियों के कारण गरीब और पिछले 50 साल पीछे चले गए हैं। इस कारण इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आपको बता दूं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी कल बक्सर, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद और पटना में अलग अलग चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। मुकेश सहनी ने महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने की भी लोगों से अपील की। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को है, जहां आम जनता से मुकेश सहनी ने इस सीधे छक्का मारने की अपील करते हुए कहा कि 6 चरणों के चुनाव के बाद ये तय हो गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव खास है, ये चुनाव संविधान और फिर लोकतंत्र बचाने के लिए है। मुकेश सहनी ने कहा कि संविधान है, आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार इस संविधान पर विश्वास नहीं है, इस संविधान को खत्म करना चाहती है। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि 10 साल पहले मोदी जी ने युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए कई वादे किए था, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज जब चुनाव में मोदी जी आ रहे हैं तो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार पर कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आज भी जुमला ही बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार के आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर महिलाओं के खाते में 50 से 100 रुपए आएंगे, 8,500 रुपए। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक अमीर गरीब असमानता और फिर दूसरी बेरोजगारी। कांग्रेस पार्टी इन दोनों समस्याओं को एक झटके से ठीक करने जा रही है। यह देश के गरीबों की एक सूची तैयार की जाएगी, हर गरीब परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। 5 जुलाई को देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए जमा किए जाएंगे। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसी तरीके से ठकाठक पैसा आता रहेगा। जब ऐसा होगा और फिर मीडिया कोई सवाल उठाएगा तो फिर हम ये रकम दुगुना कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया वाले कहते हैं कि गरीबों को पैसा देने से उनकी आदत बिगड़ जाएगी, लेकिन अब अरबपतियों को पैसा दिया जाता है तो फिर यही मीडिया कहती है कि देखो विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है, सिर्फ अरबपतियों का काम किया है, लेकिन अब हम आपकी जेब में पैसा डालने जा रहे हैं, डाल करके छोटे उद्योग धंधों को चालू करेंगे और रोजगार के अवसर बनाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल बिहार में थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और फिर मीसा भारती के साथ पीएम मोदी पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वीडियो में तीनों नेता खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब पीएम मोदी हालिया बयान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। वो तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है। जवाब में तेजस्वी यादव कहते हैं कि शुरू से मैं कह रहा हूँ कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि है ना यूपी और बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत आसान नहीं है, लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ भी नहीं किया जब बिहार के लिए, तो फिर लोग समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल भी बिना झिझक के। वहीं पर मीसा भारती ने कहा है कि बिना सोचे समझे बोलते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, आपने नोटिस किया है कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वह चल नहीं रहा है और फिर हमारी बात बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कोई भी कनेक्ट बेस नहीं है उनका, ना ही कोई भीड़ होती है, ना कुछ होता है। अब लोग उब चुके हैं इनसे। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार में 3 चुनावी रैली को संबोधित किया। आरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत नौकरी पाए एक युवक को अचानक मंच पर बुलाया। इस दौरान मंच पर युवक से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को हार करके कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पटना साहिब में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद आरा पहुंचे थे। यहाँ से भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद सिंह के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित
संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना की चर्चा कर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर मंच के नीचे खड़े एक युवक पर पड़ी। जब उन्होंने आगे उनसे पूछा कि क्या आप अग्निवीर हो, जवाब में हाँ सुनते ही उन्होंने उसे मंच पर बुला लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये विकास कुमार है, इन्होंने अग्निवीर योजना के जरिए नौकरी पाई है। उन्होंने विकास से पूछा है कि कैसा लग रहा है अग्निवीर योजना के जरिए नौकरी पाकर, तो विकास ने कहा है कि मुझे ये योजना अच्छी नहीं लग रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया है कि हमारी सरकार 2 तरीके के शहीद का दर्जा पसंद नहीं करेगी। हमारी सरकार आते ही इस योजना को फाड़ करके हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये सेना का अपमान है। देश में अभी 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं और गठबंधन की सरकार बनने के बाद सारे पद भरे जाएंगे। आरा में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और फिर आर्थिक सर्वेक्षण के मुद्दे भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमने जातिगत जनगणना कराने की मांग की तो फिर पीएम मोदी चुप हो गए। यह कहने लगे कि देश में कोई जाति नहीं है, यह केवल अमीर और फिर गरीब 2 ही जातियां हैं, जबकि पहले खुद को ओबीसी बताते हैं। अगर देश में कोई जाति नहीं है तो फिर आप अपनी जाति ओबीसी क्यों बताते हैं। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों दुनिया में हर एक चीज की खरीद बिक्री होती है, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या मरीज की भी खरीदारी होती है, क्या मरीज की भी खरीदारी संभव है, क्या नामचीन निजी अस्पतालों की आड़ में मरीजों की मंडी सजती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बेगूसराय सदर अस्पताल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक और फिर स्वास्थ्य महकमा के साथ साथ आम लोगों को भी हिला करके रख दिया है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल पूरा मामला बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल का है, जहां मरीजों की दलाली करते 2 शख्स को रंगे हाथ पकड़ा गया। अस्पताल प्रबंधन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जारी है, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या लंबे समय से सदर अस्पताल में मरीजों की दलाली की जा रही थी, और अगर हाँ तो स्वास्थ्य विभाग कहाँ था। सवाल ये भी उठता है कि मरीजों की जिंदगी को नीलाम करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्या भोले भाले मरीजों को सिर्फ एडमिट करके अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह सवाल कई है जिनका जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना पड़ेगा। दरअसल पूरा मामला बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही एवं निजी क्लिनिकों का गड़बड़ झाला उस वक्त सामने आया जब साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के एक निजी मरीज बजरंगी साह एवं उनके परिवार वालों को एक निजी अस्पताल के दलाल के द्वारा सदर अस्पताल से छुट्टी करा करके प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया गया। जब मरीज की पहचान साहेबपुर कमाल के रहने वाले बजरंगी साह के रूप में की गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है वीडियो के द्वारा। अगर उसी खबर को आप फेसबुक या यूट्यूब पे देखते हैं तो आपसे 4 मिनट 5 मिनट कम से कम तो 3 मिनट ले ही लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। एक्चुअली में वो खबर मात्र 1 मिनट से भी कम होती है। फेसबुक यूट्यूब में खबर देखने से आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अकाउंट अगर बना लेते हैं तो आप खुद से भी इस ऐप में खबर को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई खबर हो या फिर अगर आपके अगल पास कोई घटना घट जाती है तो उस खबर को आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से खुद से पोस्ट कर सकते हैं। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद OTP देने के बाद आप अपना नाम और फोटो दे देंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये भी होगा कि आप एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं, यानी कि चैटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। जब बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।